ओके, तो हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे पार्टिकल का मूवमेंट होता है प्लेन में, जिसकी डिस्टेंस, अगर ये पार्टिकल है, पी पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ये एक मोशन कर रहा है, इसकी हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है हमेशा सेम होती है। तो ऐसे मोशन को अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको अपन फिक्स पॉइंट सेंटर बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको अपन रेडियस बोलते हैं। और ये अगर मैं इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये रेडियल वेक्टर होता है हमेशा बाहर की तरफ होता है, उस पॉइंट की तरफ रिप्रेजेंट करता है। तो रेडियल वेक्टर जो होता है ना सर्कल का, वो हमेशा पॉइंट की तरफ इंडिकेट करता है, रेडियल वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालने में बाद में काम आएगा, राइट हैंड रूल जब लगाएंगे तो डायरेक्शन निकालने के बहुत काम आएगा। अब जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है, जहाँ पर अपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, अपना वेलोसिटी पढ़ी थी, अपना एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो सर्कुलर मोशन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होगी। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी। वहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए पहले मेरा पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल यहाँ पर चला गया, तो पार्टिकल ये जो रे है जिसने इतना जितना ट्रेवल किया उसको अपन बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, या इसका एल को अपन ये भी बोल देते हैं आर अपॉन रेडियस। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पूरा का पार्टिकल पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर ले तो एल जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर, आर तो रेडियस होगा इसी, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर विच इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अब अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पर सेकंड। ठीक है, तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 10 आरपीएस है, इसका मतलब है उसने 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर लिए। किसी की फ्रीक्वेंसी 2 आरपीएस है तो उसने 2 रिवॉल्यूशन कर लिए। ठीक है, और टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 अपॉन एन। यानी कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 10 आरपीएस है तो यानी वो 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर लेता है। 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 सेकंड। यानी कि एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे अपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी अपनी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और यह अपन डी एस बाई डी टी भी बोल देते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी जाती थी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाती। तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी जाएगी वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी, या डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। क्यों? इसकी यूनिट रेडियन है, इसकी यूनिट सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन की बात करूंगा, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो m0 L0 t-1। ठीक है, ओके। आइए अब हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। लीनियर एंगुलर वेलोसिटी हमने ये तो पढ़ लिया, डेल्टा थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन आर, ये अपने पढ़ लिया। ठीक है, यहां से मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूं, डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा। क्या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को मैं वी लिख सकता हूँ, आर को आर लिख दिया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अभी भी पढ़ा था मैंने एंगुलर वेलोसिटी, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, और यस, तो वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी, वी है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है? रेडियल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा फील लाने के लिए समझते हैं कि यार ये लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अपने लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बोर्ड बनाता हूं मैं, एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये इस पार्टिकल की अलोंग द टेंजेंट जो वेलोसिटी होगी ना वो होगी लीनियर वेलोसिटी। अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी होगी वो होगी लीनियर वेलोसिटी। और यहां से मैं अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा रेडियल वेक्टर होगा। अब सर इसमें ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब देखो ओमेगा जो होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये प्लेन, मेरा ये सर्किल जो है इस बोर्ड के अंदर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ये थंब बाहर की तरफ आएगा, ये थंब अंदर की तरफ जाएगा। अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी बाहर निकल रही होगी या अंदर जा रही होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। आप देखिए
मैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करता हूँ, जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है वहां पर फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, राइट हैंड रूल से फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, और जो मेरा थंब की डायरेक्शन है वो मेरी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो देखिए ये कर्ल किया, बाहर आ रहा है, यानी कि मेरी एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ आ रही है। और अगर इसी मोशन को मैं ऐसे बना दूंगा, आप देखिए, आप फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरा जो थंब है प्लेन के अंदर जा रहा है। तो हमेशा याद रखना, ये ना एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से, ओमेगा, अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये हमेशा एक्सियल वेक्टर होते हैं। एक्सियल वेक्टर होने का मतलब है ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, ये प्लेन में नहीं होते। प्लेन में जो होगा वो ये सब चीजें होंगी, वी आर, अभी आगे और क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए, हाँ ये डायरेक्शन में दिखा रही है, ये बहुत बढ़िया डायरेक्शन दिखाई है। ये एक पार्टिकल है, इसका रेडियल वेक्टर बाहर है, लीनियर वेलोसिटी इधर है, और ये जो ओमेगा है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओमेगा जो इधर रखा है ये प्लेन के परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ में आता है, दोबारा बनाता हूं सर्किल। अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये तो v है, ये r है, और ओमेगा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। आप देखिए v और r हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, v और r हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और चूंकि ओमेगा तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो अगर ये मेरा मार्कर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन में जितनी भी चीजें उन सबके परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ओमेगा का मैं किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करूं, ओमेगा डॉट वी 0 आएगा, ओमेगा डॉट आर भी 0 आएगा, और चूंकि v और r भी परपेंडिकुलर है तो v डॉट r भी 0 आएगा। ये बहुत छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें ये डायरेक्शन सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है ना। अब चलते हैं आगे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, हालांकि हमने पढ़ लिया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा अपॉन डी टी। ये हमने पढ़ लिया, वापस इसी को दे रखा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जो कई बार समझ में नहीं आती बच्चों को। व्हाट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, मैं आपको एक बताता हूँ चीज। ए और बी ये दो पार्टिकल्स हैं मेरे, ए और बी दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, जिसको मैंने आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ए पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इधर वी ए स्पीड से, ठीक है, और जो बी पार्टिकल है वो लेट्स से कि ऐसे ट्रेवल कर रहा है वी बी स्पीड से। हमसे पूछा जा रहा है, आपको मालूम है तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी, वी ए बी इक्वल टू क्या होता था, वी ए माइनस, हमने पढ़ी थी। इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, पहले हमने पढ़ी थी लीनियर वेलोसिटी, अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई किसे करना है समझ लीजिए। तो ये पार्टिकल है इधर जा रहा है वी ए स्पीड से, और ये पार्टिकल है जो वी बी स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। ये एंगल है लेट्स से θ1 और ये एंगल है लेट्स से θ2। व्हाट इट सेज इज कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये परपेंडिकुलर होती है, मतलब वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस। नाउ वी ए बी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ए और बी जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके अलोंग मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखनी है। आप देखो ये वी ए किसी एंगल पे है, तो वी ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा वी ए कॉस θ1 और एक हो जाएगा वी ए साइन θ1। क्या वी ए साइन θ1 इस लाइन के परपेंडिकुलर है? इसी तरह से वी बी को देखो, तो वी बी के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वी बी कॉस θ2 और एक हो जाएगा वी बी साइन θ2। क्या वी बी साइन θ भी परपेंडिकुलर है? तो मुझे दो कंपोनेंट मिल गए, एक तो ये भी परपेंडिकुलर मिल गया, ये भी परपेंडिकुलर मिल गया। इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि वी ए भी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा वी ए साइन θ1 प्लस वी बी साइन θ2 अपॉन आर। ठीक है, सवाल करते हैं, इसमें सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, ये तो दूसरा लेते हैं, एक दो तीन सवाल करेंगे पर इस पर अच्छे, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ये सर्किल है, इसकी रेडियस है आर, और ये पॉइंट पी पे जो पॉइंट पी है ये जा रहा है ऊपर वी स्पीड से,
पहले समझ लीजिए, उतारी मत, इतना टाइम नहीं मिलेगा, आराम से बाद में देखते रहो। पॉइंट पी जो है ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है, हमसे पूछा है, ये हमारा है सेंटर, हमसे पूछा है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्या पूछा है समझिए अच्छे से, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, वी ए बी परपेंडिकुलर लेना पड़ता है और डिस्टेंस लेनी पड़ती है। अब ये मेरा जो पॉइंट है ये तो कांस्टेंट है, तो पहले तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, बिल्कुल ज्वाइन कर दिया। क्या ये डिस्टेंस आर आ गई, बिल्कुल आ गई, आर तो नीचे आ गया। अब ये तो क्या ये वी परपेंडिकुलर है या नहीं, इसके दे रखा है परपेंडिकुलर, हमें तो मालूम है टेंजेंट तो हमेशा लाइन जॉइनिंग सेंटर से परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट जो होती है किसी भी सर्किल पे लाइन जॉइनिंग सर्किल से परपेंडिकुलर होती है, यानी वी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। क्या ये पॉइंट इस रेस्ट में है, रेफरेंस वाला पॉइंट, तो इसकी तो बात नहीं, तो मैं इसके सिंपल लिखता हूँ वी बाई आर। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, ये वापस पॉइंट पी, ये वापस वी से जा रहा है। अब मैंने जो रेफरेंस पॉइंट लिया ना वो यहां ले लिया, लेट्स से मेरा जो ऑब्जर्वर मैंने यहां ले लिया। अब ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट में, ऑब्जर्वर अभी भी मेरा रेस्ट में। इस समय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ हो जाएगी v बाई टू आर, क्योंकि डिस्टेंस जो होगी वो 2r होगी। ठीक है, एक और केस ले लेता हूं, थोड़ा सा और वेरिएशन कर देता हूं। ये लिया, इधर गया है पॉइंट P, वापस v स्पीड से जा रहा है, यहां पर एक ऑब्जर्वर बिठा दिया मैंने, लेकिन वो इस बार ऑब्जर्वर v बाई टू स्पीड से नीचे जा रहा है। आप देखो, आप वापस इसलिए पूछा है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट v रिस्पेक्ट टू o, तो एक v से ऊपर जा रहा है, एक v से नीचे जा रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, लाइन जॉइनिंग है परपेंडिकुलर है। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऐड होंगे, यानी कि v प्लस वी बाई टू इक्वल टू 2r। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए मेरे ख्याल से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, इससे क्लियर हो जाएंगे। हम कुछ और एक्चुअल में जो आपकी बुक के एग्जांपल्स है वो भी लेंगे अभी। तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमें एक्सेलरेशन, वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होता था, उसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते थे, उसकी वैल्यू होती थी डी डब्ल्यू बाई डी टी, या हम उसको ये भी बोलते थे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये अपने काइनेमेटिक्स से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होता था, तो यहाँ पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि एक तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और अगर मैं टी को बहुत छोटा ले लूंगा तो डी ओमेगा बाई डी टी, ये मेरा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये मेरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, अब अपन इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, ये भी अपन पढ़ा था, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो मैंने अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा तो ये हो जाएगा dv बाई dt, d बाई dt ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, जब dv बाई dt करूंगा तो ये तो आ जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन, क्या होगा ये, लीनियर एक्सेलरेशन। अब इसमें एक बार तो हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर के, प्लस एक बार आ जाएगा ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी। अच्छा, डी ओमेगा बाई डी टी अभी भी अपन ने पढ़ा था, डी ओमेगा बाई डी टी अभी भी पढ़ा था अपन ने, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये ओ सॉरी ये अल्फा है, ये तो लीनियर एक्सेलरेशन था, ये क्या है अल्फा है। ठीक है, अभी भी पढ़ा था अपन ने, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा एज इट इज। अच्छा, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी या डी आर बाई डी टी, एक ही बात है, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब ये मेरा लीनियर एक्सेलरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया। लीनियर एक्सेलरेशन देखो अब क्या क्या दे रखा, ये क्या था अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप आ गया। यानी जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है इसमें और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन जब पार्टिकल काइनेटिक मोशन कर रहा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा होता है, तो उसमें सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन होता है, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। अभी इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अपन बोल देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोल देंगे अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
है ना, इसको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। दिस वाज द बेसिक आइडिया। अच्छा, अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करें, एक चीज देखिए आप, ये तो मेरा हो गया, इसको बोल देता हूँ मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको बोल देता हूँ मैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। तो एक तरह से जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया मेरा, वो हो गया मेरा अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। मैंने क्या बताया था, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है रेडियल वेक्टर हमेशा बाहर होगा, अल्फा और ओमेगा एक्सियल वेक्टर दोनों हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि अल्फा क्रॉस आर इनके बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा आर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 80 इक्वल टू जाएगा आर अल्फा, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा आर अल्फा आएगा। इसमें ये भी समझिए, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0 है, या वाइस वर्सा। तो अब ये तो हुआ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या चीज होती है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हर जगह उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0 है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या करता है, पार्टिकल की लीनियर स्पीड को घटाता है बढ़ाता है, स्पीड को घटाता है या वी कैन से वेरी करता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेरी नहीं हो रही, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा होगा, यानी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है। सो इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तभी प्रेजेंट होता है जब पार्टिकल की स्पीड वेरी कर रही हो, जब पार्टिकल की स्पीड वेरी कर रही हो, यानी कि बिना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, बिना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। और अब हम आते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। तो हमने देखा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है अलोंग द टेंजेंट, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर होगा, अगर ये पार्टिकल ट्रेवल करते करते यहाँ पहुंच गया तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर होगा। ये बात करो एंटी क्लॉकवाइज मोशन की, अगर मेरा मोशन क्लॉकवाइज होगा, अगर मोशन क्लॉकवाइज होगा, अगर यहाँ पर पार्टिकल है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर की तरफ, यहाँ पार्टिकल पहुंचा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर की तरफ, यहाँ पार्टिकल पहुंचा टेंजेंशियल इस तरफ, यहाँ पहुंचा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरफ, अलोंग द टेंजेंट होता है, ठीक है। और ये तभी प्रेजेंट होता है जब स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड कांस्टेंट तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, ठीक है। हम बात करेंगे सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंटीमीटर एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, पहली बात तो हमेशा सेंटर की तरफ काम कराता है, सेंटर की, ये पॉइंट यहाँ पर है तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन यहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन सेंटर पे जाएगा, मतलब जहां पॉइंट पहुंचेगा वहां से सेंटर को ज्वाइन कर लो तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन मिल जाएगा, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन मिल जाएगा जहां जहां पार्टिकल मिलेगा। इसकी जो वैल्यू होती है अभी अपन ने पीछे भी निकाली थी, ओमेगा वी होती है, या इसको वी स्क्वायर बाई आर भी बोल देता है, या ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल देता है। तीन वैल्यू जो कोई सी वैल्यू को अपन यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, जिस तरह से क्वेश्चन आता है एक ही चीज है, ठीक है। हमें मालूम है कि वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो ए सी इक्वल टू ओमेगा वी है, तो वी की वैल्यू पुट कर दूंगा आर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, मतलब ये सब वैल्यू इंटरचेंजेबल है। अच्छा, इसमें देखिए आप सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के आगे माइनस आर केप लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? आर केप जो होता है ना वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, मैंने बहुत बार बताया आपको, आर केप जो होता है बाहर की तरफ है, सो इसका यूनिट वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन में टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी आर केप के हमेशा अपोजिट होगी, इतना सा याद रखना बस, ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन हो गया। हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इनमें क्या क्या पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, तो बहुत क्विकली रिकैप करेंगे। यूनिफॉर्म दिमाग में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। सर्कुलर मोशन में कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, मैं इस पर दौड़ रहा हूं, तो मैं ऐसे दौड़ूंगा, यहाँ पर एक बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी मुझे,
फिर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे दौड़ते दौड़ते, फिर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, फिर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इस रेक्टेंगल ट्रैक में मुझे 4 बार एक लूप कंप्लीट करने में 4 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है टेक्निकली। अगर इसी लूप को मैं बना देता हूँ हेक्सागन, आप दौड़ा 1 2 3 4 5 और 6 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। और इसी को मैंने अगर सर्कुलर बना दिया, मुझे डायरेक्शन लगातार ही चेंज करनी है, तभी इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड कांस्टेंट भी होगी ना, तभी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है। आप कांस्टेंट स्पीड से दौड़ भी रहे हो तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है और यहाँ पर ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे आपकी स्पीड सेम हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है आपकी, इसलिए दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, स्पीड कांस्टेंट है उसकी। क्या कांस्टेंट है इसकी? स्पीड कांस्टेंट। और स्पीड कांस्टेंट तब होती है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो AT इक्वल टू R अल्फा होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, रेडियस 0 होने सर्कल की, तो क्या 0 होगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, इसमें डिटेल में आएगा भी, ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी थी, अपने बोलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन एक एक्सेलरेशन होगा जो हमेशा काम करेगा, वो होगा पॉइंट P, यहाँ पर है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, जिसको बोलेंगे v²/r। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा होगा इसमें, क्योंकि अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? स्पीड को घटाता बढ़ाता है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का काम होता है सर्कल में घुमाना, डायरेक्शन चेंज करने का काम वो करता है। सर्कुलर मोशन के अंदर में एक तो घूमना है, वो कराता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और घूमने में कैसी स्पीड है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बिना तो सर्कुलर मोशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं, हम उसको बोलते हैं AC एक्सेलरेशन, और C मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है v²/r। या फिर मैं इसको ये भी बोल रहा हूँ FC सेंटीमीटर फोर्स, इसको क्या बोल रहा हूँ? सेंटीमीटर फोर्स। और सेंटीमीटर फोर्स का मतलब क्या हो गया? मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, यानी कि mv²/r। यानी कि सेंटीमीटर फोर्स होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, FC होता है mv²/r, टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा काम कर रहा होता है। और ये mv²/r ही होता है जो उसको है घुमाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर फोर्स जो होता है ना, अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है ना, ये कोई और चीज देती है। जैसे कि मैं रस्सी के अंदर पत्थर बांध के घुमा रहा हूं, घूम रहा है वो, यानी सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है इसमें, mv²/r लग रहा है, लेकिन वो mv²/r दे कौन रहा है? वो जो टेंशन है रस्सी में ना, वो टेंशन सर्कुलर सेंटीमीटर फोर्स दे रही है। या सन के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, है ना, सन के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, सारे के सारे चक्कर लगाते हैं, वहां पर भी सेंटीमीटर फोर्स है, तभी तो चक्कर लगा रहे हैं। सर्कुलर मोशन तो वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां पर जो सेंटीमीटर फोर्स हो रहा है वो ग्रेविटेशन दे रहा है। या न्यूक्लियस से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो भी सर्कुलर मोशन है, लेकिन वहां पर जो फोर्स मिल रहा है वो कौन दे रहा है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे रहा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर फोर्स अपने आप में कुछ नहीं होता, वो किसी न किसी वजह से मिलता है। इट कुड बी टेंशन, इट कुड बी ग्रेविटेशन, इट कुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई ना कोई फोर्स होता है जो सेंटीमीटर फोर्स देता है। क्लियर है? ये सब पॉइंट टू ब्रिंग क्लियरिटी, थ्योरेटिकल क्लियरिटी लाने की, ताकि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और आगे के चैप्टर को हम कनेक्ट करते हुए चले, ठीक है। हम चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो समराइज करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ओमेगा तो कांस्टेंट है ही सही, बिकॉज सभी v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो ओमेगा भी कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, अल्फा 0, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में ही अपन निकालेंगे वर्क डन।
आपने वर्क पावर एनर्जी तो पढ़ लिया ना, उसका भी अप्लाई होगा। अब कौन कौन वर्क करेगा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें? टेक्निकली एक तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स। जितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं उतने ही फोर्स लग रहे हैं। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक टेंजेंशियल फोर्स काम करेगा, एक तो टेंजेंशियल फोर्स देखो, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा Ft, वो हो जाएगा m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा Fc, वो हो जाएगा m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होता है। तो यानी कि टेंजेंशियल फोर्स तो नहीं होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो होगा। वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो। अरे फोर्स ही नहीं है तो क्या वर्क करेगा? लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये मल्टीप्लाई नहीं बोलते, डॉट प्रोडक्ट बोलते इसको। क्या बोलते हैं इसको? हमने पढ़ा ना, डॉट प्रोडक्ट। अब आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हमेशा अलोंग द टेंजेंट, परपेंडिकुलर हो रहा है, हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस एंगल मिलेगा। यानी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का। सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल फोर्स तो होगा ही नहीं, इसलिए वर्क जीरो है। लेकिन सेंट्रीपिटल तो फोर्स है, उसके बावजूद भी वर्क जीरो है, क्योंकि उसमें तो 90 डिग्री का डिफरेंस, 90 डिग्री का डिफरेंस। ये लॉजिक समझ में आ रहा चाहिए। अच्छा, पावर की बात करो, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया तो पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अगर वर्क जीरो है तो टाइम तो कुछ भी हो, पावर भी जीरो होगी, है ना? तो टोटल वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन की बात करूंगा तो टोटल वर्क डन भी जीरो, पावर भी जीरो। किसका बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जहां पर अल्फा जीरो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आर वी क्लियर विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया था, अगर रस्सी से बांध के घुमाऊंगा तो सेंटीमीटर फोर्स जो मिलेगा mv²/r, वो कौन देगा? टेंशन देगा। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट था। ओके, अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जिसकी स्पीड लगातार वेरी कर रही है, स्पीड वेरी कर रही है। अगर स्पीड वेरी कर रही है तो ये पार्टिकल, जैसे अगर ये यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है, अगर इसकी स्पीड वेरी कर रही है तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो नेट एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। और हमें मालूम है कि नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो वेक्टर लॉ से हम बोलेंगे ये AT है, इसका पैरेलल ये AC जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा A, उसकी वैल्यू जाएगी AC प्लस AT। नेट एक्सेलरेशन जो जाएगा AC प्लस AT वेक्टर लॉ से। अरे A वेक्टर, B वेक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है C वेक्टर क्या होता है? A प्लस B। तो ये भी तो यही करा हमने, ये सॉरी हमने करा, हाँ, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये जो होगा नेट एक्सेलरेशन हो जाए AC प्लस AT। अच्छा, ये भी हमें समझ में आ रहा है, AC और AT जो होंगे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? A इक्वल टू √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिख रहे हैं हमें साफ साफ, ठीक है? एक अलोंग द टेंजेंट, एक टुवर्ड्स द सेंटर है, 90 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है हमें, ठीक है? तो क्या ये क्लियर आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी होगा, और नेट एक्सेलरेशन तो होना ही है। और नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट होगा जो बहुत सारे सवालों में लगाएंगे अपन। हमें अगर नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाता है तो हमें सवाल देख के समझना पड़ेगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सब हर केस में आएगा। अगर वो वेरिंग स्पीड का है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालना होगा, ठीक है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? AT इक्वल टू होता है dv/dt या r अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अगर हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखा है तो सीधा dv/dt से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल रखें, और हमें फंक्शन नहीं दे रखा, r और अल्फा अलग दे रखा है तो हम इससे निकाल देंगे। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? v²/r ω²r, ठीक है, ω/v, जो भी दे रखा होगा उससे निकाल लेंगे, ठीक है? ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब हम बताते हैं, अच्छा, स्पीड वेरी करती है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है। क्यों वेरी कर रही?
बिकॉज वी वेरी कर रहा है, तो स्पीड भी तो वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी तो वेरी कर रही है ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर बाई आर होगा, नेट एक्सेलेरेशन at प्लस acp होगा, ठीक है। और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर होगा, उसमें क्लियर दिख रहा है a इक्वल टू हो जाएगा अंडरवुड at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, ठीक है। और at इक्वल टू क्या होता है r अल्फा, और ac इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं वर्क डन। वहां भी अपन बात करी थी वर्क डन की, यहाँ भी वर्क डन की बात करेंगे, यहाँ भी पावर की बात करेंगे। वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? चलो पहले वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर काम करेगा? इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी जीरो होगा, वहां भी जीरो था, यहां भी जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सेंटर के परपेंडिकुलर ही होगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो, ठीक है। लेकिन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, क्यों? टेंजेंशियल फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा WT.S, FT.S। तो FT क्या है? टेंजेंशियल फोर्स, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो अपन इसको बोल सकते हैं FT इंटू S, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो वहां पर याद करेंगे, वहां तो टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो और टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो था, तो टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा वर्क डन भी जीरो था। सेंटीमीटर फोर्स वाला वर्क जीरो, इसलिए 90 डिग्री का डिफरेंस था। यहाँ पर सेंटीमीटर ऑफ वर्क तो अभी भी जीरो होगा, क्योंकि अभी भी 90 डिग्री डिफरेंस है, लेकिन इस समय जो वर्क डन होगा वो टेंजेंशियल फोर्स। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको दो ऑप्शन देंगे, किसके द्वारा वर्क डन जीरो होगा, किसके द्वारा वर्क डन नॉन जीरो होगा। तो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, आप न्यूमेरिकल में नहीं अटकेंगे यहाँ पर, लेकिन सर्कुलर मोशन में थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत अटकाते हैं। और जितने अपन ने पकड़ ली ना, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचा। पावर, टेंजेंशियल वाली पावर होगी, सेंटीमीटर वाली कोई पावर होगी नहीं, है ना। तो टेंजेंशियल वाली पावर क्या होगी? F.S, FSC तो होगा, और ये टाइम S/T क्या होता है? V, तो बोल सकता है F.V। F.V पावर, वैसे भी अपने पावर पढ़ रखी है, पंप की पावर क्या होती है? F.V होती है ना, इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ी ना अपने, F.V, वो पावर यहां से आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? सॉरी, हाँ ये सॉरी, नेट एक्सेलरेशन के बीच में देखिए ऐसे, ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मेरा नेट एक्सेलरेशन, और ये मेरा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। मुझे ये एंगल निकालना है, मतलब मैं एंगल किस बीच में निकाल रहा हूँ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बीच में। इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता ही है, हमें बताइए हमें। तो जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा AC/AT। किसके बीच का एंगल है? नेट एक्सेलरेशन वर्सेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए आपको कैसे निकालता है। tan थीटा इक्वल टू ACP/AT, या फिर आप FCP/FT बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, हमने वहां पर क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या पढ़ा है? थीटा। वहां पर क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी। यहाँ पर क्या पढ़ी? एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर क्या पढ़ा था? लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। वहां आपने पढ़ा था U, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर पढ़ेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएगी। जैसे अपने वहां पढ़ी थी V इक्वल टू U+AT, तो V की जगह आ जाएगा ओमेगा, U की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट, A की जगह आ जाएगा अल्फा, ठीक है। आपने वहां पढ़ा था H इक्वल टू UT+½ AT स्क्वायर, H की जगह आ जाएगा थीटा, U की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट T 1/2, A की जगह आ जाएगा अल्फा T स्क्वायर। तो ऐसे हम सारी इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइव क्या बोला, लिख सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा नोट है, लेकिन बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जनरली इसके बारे में समझाया नहीं जाता। स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है।
लेकिन बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, लेकिन हम समझते हैं। जो स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं यहां से यहां चला गया, ये बहुत छोटा है डी थीटा। ये जो स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको मैं एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इसमें वेक्टर के लॉस फॉलो होंगे। लेकिन अगर एक बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, उसको मैं एक लाइन से वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो वहाँ पर वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होंगे, इसलिए वो वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो आपको इसे पॉइंट नोट करके रखना है दिमाग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, कि स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, जबकि बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट दे रखा है, पर याद होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, हाँ, अब हम बेसिकली डायरेक्शन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन से आएंगे इसके बाद। हमने क्या क्या पढ़ लिया, डायरेक्शन को दिखाते हैं एक बार। ये तो हो गया आर, ये हो गया ए टी, ये हो गया ए सी। ठीक है, अब बचा क्या है, ओमेगा, एल्फा, थीटा बचा है। ओमेगा, अगर ये ऐसा मोशन हो रहा है, ओमेगा बाहर की तरफ, एल्फा भी बाहर की तरफ, थीटा भी बाहर की तरफ, सारे के सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं, सब प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस है, इसकी एसआई यूनिट रेडियन होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बता दिया। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक्सियल वेक्टर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, और ये हमने सारे सवाल कर लिए थे, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम इसमें रिलेटिव वाला है, अभी कुछ क्वेश्चन और आएंगे, इसमें कर लेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक और पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। हमने बोला था एंगुलर एक्सेलेरेशन तो एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक चीज जो डिफरेंस है प्रोजेक्टाइल मोशन में, अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है, उसमें बहुत की पॉइंट डिफरेंस है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलेरेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होती है। आपने पढ़ा हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, याद दिला दूं मैं, आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करते हैं, हर समय जी आपका नीचे लग रहा होता है, हर समय जी नीचे होता है, और जी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करते हैं। अभी अपन ने निकाला ना एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन क्या होता है, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, पर डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिफरेंस थ्योरी में प्रोजेक्टाइल मोशन में और सर्कुलर मोशन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलेरेशन, तो एक में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है और एक में डायरेक्शन तो हमेशा बदलती है, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट डिपेंडिंग मतलब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे। मतलब ये लेक्चर ध्यान से सुनने का मतलब आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। न्यूमेरिकल तो अपन कर ही लेंगे है। आइए अब अपन पहला सवाल करते हैं। ठीक है, मैं आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं, आप सुनते जाइए। A particle revolving in a circular path completes first half 1/3 of the circumference, 1/3 of the circumference, यानी कि 2π/3 रेडियन। सर्कमफ्रेंस मतलब 2π, तो 1/3 ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2π/3 इन 2 सेकंड, और नेक्स्ट 1/3 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1/3 यानी नेक्स्ट 2π/3 भी 1 सेकंड में पूरा करना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कितना हो गया, पहले तो करा 2π/3 का, फिर दोबारा भी करा 2π/3 का। टाइम कितना लगाया, पहले 2 सेकंड लगाए, बाद में 1 सेकंड, 3 सेकंड, तो ये हो गया 4π/9, 4π/3 अपॉन 3, 4π/9 थी, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 4π/9। डेल्टा टी, अच्छा तो हम तो शुरुआत से मान रहे हैं टी इक्वल टू 0 से कर रहे हैं, किसे माइनस से जाना चाहिए। हाँ, वो लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे, आएगा सवाल।
लीनियर वेलोसिटी का आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन एंगुलर वेलोसिटी क्या पूछा क्वेश्चन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? देखो इसका मोशन कैसा हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, 1/3 करा, 1/3 तो यहाँ तक ही हुआ ना, 1/3 तो इतना पार्ट 1/3 में किया, इतने में टाइम में कितना लगा दिया, 2 सेकंड लगा दिए। ये 2π/3 का डिस्प्लेसमेंट कर लिया है। फिर अगले फिर यहाँ बी पे आया, फिर 1 सेकंड में फिर 2π/3 कर लिया, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4π/3। टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। अभी तुम लीनियर वाला कर रहे हो, अभी आएगा अगला ये सवाल आएगा। अब ये सवाल तो अपन कर चुके हैं, है ना, कर लेते हैं इसको दोबारा, ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। ये दो पार्टिकल्स है पी एंड क्यू, और ये है वी क्यू और ये है वी पी, ठीक है। वी क्यू की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और वी पी की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, दोनों के बीच की डिफरेंस है 10 मीटर। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है वेलोसिटी का। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू हो जाएगी वी पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन पी क्यू। क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? आप देखो ये तो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट लूंगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी क्यू साइन 30, वी क्यू साइन 30 वैसे 6 इंटू हाफ 3। इसी तरह से ये हो जाएगा वी पी साइन 30, ये हो जाएगा 4, ठीक है। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 4 7 अपन डिस्टेंस कितनी है 10 10, तो ये हो जाएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड, 0.7 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का एक अच्छा सवाल है, ठीक है, हालांकि हमने वहां पर भी कुछ सवाल किए थे। एक और बहुत अच्छा सवाल नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक बार पढ़िए आप। ये एक पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है फिगर में, सच दैट इसका जो वाई कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। वाई कंपोनेंट जो है हमेशा बी में डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है। ऑब्वियसली अगर ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो जो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू बी। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, हमसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, यानी कि इस पार्टिकल की इसके रेस्पेक्ट में हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, यानी कि ओमेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछी है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछी है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो लाइन निकाल लेते हैं, ये लाइन है भैया, ये लाइन है ना। एक तो हमें इसकी लंबाई मालूम होनी चाहिए, है ना, नहीं आर नहीं है इसकी लंबाई, ये लंबाई बी है, ये आर तो वेक्टर है ना, तो अभी वो सीखेंगे। दूसरा, इसके अलोंग मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, ये तो ओरिजिन है, यहाँ तो कोई वेलोसिटी है नहीं हमें, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी देखो, अगर ये थीटा भैया तो ये भी थीटा भैया हो, एनीवे तो v का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v साइन थीटा होगा नहीं होगा। तो हमें क्या मिल रहा था, वी पी ओ परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, सॉरी अपॉन डिस्टेंस, लेट्स से डिस्टेंस है r, ठीक है, बाद में लिखेंगे क्या डिस्टेंस है। वी पी ओ परपेंडिकुलर क्या मिल गया, v साइन थीटा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस, हमें b की टर्म्स में चाहिए क्योंकि b हमें दे रखा है। अब देखिए अगर ये थीटा, तो मैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर b अपन, अगर मैंने ये डिस्टेंस r मानी है ये, तो r इक्वल टू क्या हो गया, b r इक्वल टू b अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो b अपॉन साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b। क्या आ गया, एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p with respect to, so this was a good question on the relative angular velocity। करिए, कोशिश कीजिए, ये तो आपने पहले भी किया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड द इंस्टेंट व्हेन द एंगुलर एक्सेलरेशन 0।
तो ओमेगा दे रखा है हमें और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो हमें तो मालूम है अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। तो डी ओमेगा बाई डी टी कर दिया तो क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 6t, और इसको जीरो कर दिया तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/4, यानी कि 0.25 सेकेंड। यानी कि कौन से टाइम पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, 0.25 सेकेंड पे, ठीक है। तो क्विक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, a disk starts from rest, gains an angular acceleration given by the alpha 3t minus t square. Upon the application of a torque, calculate its angular velocity after 2 seconds. हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है और एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। आपको मालूम है अगर मैं वेलोसिटी दे रखी होती थी तो हम एक्सेलरेशन क्या निकाल कर निकालते हैं, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी से निकालते थे। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन दे रखा हो, वेलोसिटी पूछी है, तो हम इंटीग्रेट करते थे, एक्स ए इक्वल टू वापस वही फॉर्मूला लगाते थे डी वी बाई डी टी, लेकिन इस बार पर इंटीग्रेट कर देते ए डी टी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यही करते थे मैम। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ओमेगा निकालना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको बोल सकते हैं अल्फा डी टी इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है। अल्फा डी टी क्या हो जाएगा 3t माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेट कहाँ से करूंगा, 0 से लेकर 2 तक, और ओमेगा क्या हो जाएगा, स्टार्ट से रेस्ट कर, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी फाइनली तो ओमेगा ही हो जाएगा, ओमेगा माइनस 0 जाएगा। इसको इंटीग्रेट करा, 0 से 2 की वैल्यू डाली, ओमेगा आ गया, ठीक है। अब ये आपका सवाल आ गया जो आप कह रहे थे, ठीक है ना, आप समझे नहीं इसमें, एक बार इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ये आरटी सवाल जिसमें कंफ्यूज हो रहा था। एक पार्टिकल है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, चाहो तो इस डायग्राम को और बड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें किसी पॉइंट पे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वो है 3i प्लस 3j कैप। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर जगह चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगी, है ना। और वेलोसिटी दे भी रखी है आपको 3i प्लस 3j, वेलोसिटी तो वेक्टर है, हालांकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन है तो वेक्टर ही, यानी कि वेलोसिटी तो हर समय चेंज हो रही है। अब हमें बताना है कि किस इंस्टेंस पे, कौन से क्वाड्रेंट में ये जो वेलोसिटी होगी, इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, है। नो 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 नो, ये बहुत गड़बड़ है। अब ध्यान से सुनना, यही कैच है इसमें, अभी ध्यान से पढ़ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, समझिए इसको। अभी मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हमें निकालना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या ये इंस्टेंस मिल सकता है कि जब इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, क्लॉकवाइज है, तो एक्स कंपोनेंट ऐसा होगा, वाई कंपोनेंट ऐसा होगा, होगा नहीं होगा। तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट भी अरे नेगेटिव, यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी दोनों के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कभी आएगा नहीं आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कभी आंसर ही नहीं आएगा इसका। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे हो रहा है, वेलोसिटी का टेंजेंट ऐसे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नेगेटिव। अच्छा इसमें सुनो, ये एक मिनट, ये गलती, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पॉजिटिव था भैया, पॉजिटिव, वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव था यार, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, वर्टिकल नीचे हॉरिजॉन्टल पीछे, माइनस माइनस, ये भी नहीं होगा। अब रुक जाओ, थर्ड में ऐसे, थर्ड में ऐसे, तो एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, तो ये नेगेटिव और ये, और इसमें ऐसे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा सवाल है, मॉड्यूल की सवाल है आपका। चलिए अगला सवाल, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन रेडियस 1 मीटर, इट स्पीड इज
v इक्वल टू 2t स्क्वायर मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इन t इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमसे क्या दे रखा है, सर्कुलर मोशन दे रखा है ना, एक्सेलरेशन पूछा है हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। हमें तो मालूम है जब भी एक्सेलरेशन पूछेंगे हम तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दोनों निकालेंगे। अच्छा, इसकी स्पीड भी वेरिएबल है, 2t स्क्वायर है, स्पीड भी वेरिएबल है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी होगा। तो पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, v कितना दे रखा है 2t स्क्वायर, तो dv बाई dt हो जाएगा 4t। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आया? नेट एक्सेलरेशन हमें मालूम है at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर होता है। नेट एक्सेलरेशन में पता है हमें at तो मिल गया, ac नहीं मिला। ac इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर यानी कि 4t की पावर 4 अपॉन r, r कितना है 1 मीटर, और t इक्वल टू 1 रख दिया तो ये ac भी 4 मिल गया, 4 मिल गया। तो ये हो जाएगा, ये भी 4 ये भी 4, तो 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करी मैंने, बट आप कर सकते हो हैंडल। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे फिर हम बंद करेंगे। चलिए पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए आप। एक साइकिलिस्ट है जो राइड कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसी अप्रोच सर्कुलर टर्न ऑफ द रोड ऑफ रेडियस 25√2। तो पहले तो इसकी स्पीड निकालो, स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, सो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चलेगा 5 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड आ गई, फटाफट जो पैरामीटर दे रखे हैं लिखते जाओ। पहले स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड, रेडियस क्या है 25√2 मीटर, वेरी गुड। ही अप्लाई ब्रेक्स तो रिड्यूसेस स्पीड, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात है, एक्सेलरेशन तो है। क्या है एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी इतनी स्पीड उसकी कम हो रही है, और वो कम हो रही है एवरी सेकंड। 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो रही है, यानी कि dv जो दे रखा है वो दे रखा है, एक तरह से dv जो दे रखा है वो दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, तो हर पर सेकंड की स्पीड है, यानी कि जो एक्सेलरेशन हो जाएगा टेंजेंशियल हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे t और आएगा सेकंड स्क्वायर। ये इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना। आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलना आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, at इक्वल टू आ गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछा, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता हो गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाल ही सकते हैं, ac इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, v दे रखा है 25√2, तो ये हो गया 1/√2। नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 80 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, खत्म। डायरेक्शन निकालना आता ही है, डायरेक्शन निकालना बताता है tan थीटा इक्वल टू होता है AC अपॉन 80। यहाँ पर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, डायरेक्शन नहीं रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव रखेंगे, मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन में निकाल लेंगे। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्टार्टिंग कर रहा है रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मोशन एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द रेडियस बिकम्स 45 डिग्री। यानी कि देखो आप क्या बोल रहा है भैया, ये 80 है ना, ये AC और ये नेट एक्सेलरेशन, ये क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री हो गया। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर एंड रेडियस 45, अरे तो ये भी तो 45 डिग्री हो गया, अगर ये 45 तो ये भी 45, और ये 45, तो ये दोनों भैया बराबर हो गए, यानी कि AC बराबर हो गया 80, AC बराबर हो गया 80। अब इससे कुछ जादू निकलेगा। हमसे पूछा क्या है फाइनली, हमसे तो पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा पूछा हमसे क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। और कब पूछा है, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2। अच्छा, मैं एक इक्वेशन पढ़ी थी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी,
पढ़ी थी। तो ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा नॉट तो जीरो है, अल्फा इंटू टू, यानी कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। क्या ये इक्वेशन भी हमें मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। लेकिन हमें कुछ भी करके अल्फा निकालना है, कुछ भी करके अल्फा निकालना, ओमेगा को भगाना है ऐसे। अच्छा, ए सी इक्वल टू ए टी, ए सी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब मैं वी स्क्वायर बाई आर लूँ कि ओमेगा स्क्वायर आर लूँ, क्योंकि ओमेगा है, इधर भी ओमेगा आ रहा है तो इधर भी ओमेगा लेता हूँ, ताकि ओमेगा को भगाऊँ मैं। तो मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर, और ए टी को लिख सकता हूँ आर अल्फा। आर से आर कट गया, आर भी गायब हो गया। अब सीधा आ गया अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और इधर ओमेगा इक्वल टू 2 अल्फा है। तो मुझे तो फाइनली मुझे तो ओमेगा हटाना है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 अल्फा इसमें डाल दूं मैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1/4, यानी कि 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, एकदम से क्लिक नहीं होगा, नहीं इजी है। अच्छा ठीक है, ये आज का हम लास्ट सवाल है, फिर हम इसको पॉज करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार कोशिश कीजिए आप इसको, फिर मैं बताऊंगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एंगल रोटेटेड। तो थीटा इक्वल टू दे रखा है हमें, ओमेगा इक्वल टू दे रखा है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, ठीक है। हमसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है, अल्फा पूछा है। यार हमें तो मालूम है एंगुलर एक्सीलरेशन होता है डी ओमेगा बाई डी टी होता, डी टी होता था। अब ये तो साला थीटा की टर्म में दे रखा है, और होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा वहां पर देखो, वहां पर भी एक प्रॉब्लम आती थी एक्सीलरेशन में, वहां पर होता था एक्सीलरेशन डीवी बाई डी टी, होता था नहीं होता था, होता था। लेकिन मान लीजिए आपको वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस 2t है, तब तो आप डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी दे दिया डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो वहां पर भी अपनी कहानी खत्म हो जाती थी। फिर अपन क्या करते थे, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस करते थे अपन, याद कीजिए। इसी तरह से अल्फा इक्वल टू भी करेंगे, वी की जगह ओमेगा, डी वी की जगह डी ओमेगा, एच की जगह डी, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा करेंगे। और डी ओमेगा बाई डी थीटा 2 थीटा प्लस 2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और ये जाएगा 2 थीटा प्लस 2, थीटा इक्वल टू 1 रख दो तो 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस अब हम यही विराम देते हैं, मुझे आपके चेहरे पे मुझे दिख गया है, मेरे 10 सवाल और बाकी हैं, पर मुझे लग रहा है कि नहीं, चले चलो चलो एक 2-3 सवाल और कर लेते हैं जब तक आपका, चलो आगे सवाल आ गया। मैं सेकंड सेंस ऑफ ए वॉच है 6 सेंटीमीटर लेंथ, स्पीड ऑफ इट्स, ये भी तुम्हारा सवाल है, तुम बार बार पूछ रहे थे स्पीड वाला कि सर इधर से उधर चला गया तो डायरेक्शन चेंज हो, मॉड्यूल का सवाल है, आपके बिगिनर बॉक्स का सवाल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द स्पीड ऑफ इट्स टिप, स्पीड ऑफ टिप्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर पॉइंट्स। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये सर्कुलर मोशन है, ये सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड है। पहले तो पूछ रहा है कि यार ये इसकी जो स्पीड होगी, ये टिप घूमेगी सर्कल पे, उसकी स्पीड निकालो। पहली चीज तो उसने पूछी, स्पीड निकालो, ठीक है, पहला सवाल तो ये। फिर दूसरा बोल रहा है कि दो परपेंडिकुलर पोजीशंस पे, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट एनी टू परपेंडिकुलर पोजीशन। तो मान लीजिए अपने एक परपेंडिकुलर पोजीशन, ये एक पोजीशन ली, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर पोजीशन क्या हो जाएगी, सेकंड पोजीशन तो ये हो जाएगी 90 डिग्री वाली। अब इस पे कोई वेलोसिटी होगी, इस पे क्या वेलोसिटी होगी, वी जे, वी तो स्पीड है और वेक्टर जे, इस पे जो वेलोसिटी हो जाएगी एक तरह से वी आई इक्वल टू जाएगा वी जे, सॉरी मैं बोल रहा हूँ V1 इक्वल टू जाएगा वी जे, और इस पे जो वेलोसिटी हो जाएगी V2 हो जाएगी माइनस वी आई, इसका डिफरेंस और उसका भी मैग्नीट्यूड, तो √2 हो जाता है, हम जानते हैं। वीजे माइनस वी आई, तो डिफरेंस हो जाएगा वीजे प्लस वी आई, और उसका मैग्नीट्यूड √2, ठीक है। तो ये दिमाग में हमें तो सिर्फ पहला करना है,
बाकी तो फिर दूसरा तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। इससे पहला ही करना है हमें, तो क्या निकालना है, वी निकालना है, बाकी सब छोड़ दो आप, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वी निकालना आना चाहिए हमें। इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आर ओमेगा, वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ये लंबाई तो रहेगी सेंटीमीटर में, सारे आंसर दे रहेंगे मिलीमीटर में, तो आर जो है 6 की जगह लिख दूंगा 60 mm, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 6 सेंटीमीटर 60 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, आर आ गया। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, अरे पूरा 360 देखने में कितना टाइम लगा, तो 2 पाई, एक चक्कर आने में कितना टाइम लगेगा सेकंड हैंड को, 60 सेकंड्स। अरे यार सेकंड हैंड को एक चक्कर लाने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड ही तो लगते हैं भाई, 2 पाई ट्रेवल करने में कितना, 60 सेकंड, 60 कट गया, तो 2 पाई mm पर सेकंड। कौन कौन खत्म हो गया, ये भैया खत्म, ये भैया भी खत्म, 2 रह गए, वो ना कौन बढ़ेगा करोड़पति की तरह, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। और ऐसे ही करना चाहिए। अब इसमें बदल जो, अच्छा अभी हमें मालूम है कि जो वो आता है वो आंसर फाइनली √2 आता है, तो यार ये 0 तो हो ही नहीं सकता यार, 0 तो कभी नहीं हो सकता ना, ये तो बेसिक दिमाग, 0 तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, एक ही बचा बस। इतना उलझने की जरूरत ही नहीं ना हमें, तो आंसर जल्दी आना चाहिए। ठीक है, आइए अगला, A particle is moving on a circular path of radius 6 मीटर, its linear speed is v equal to 2t। अब ये तो इसमें तो कोई ऐसा खास बात नहीं है, लीनियर स्पीड दे रही है, सेंटीमीटर एक्सेशन पूछा हमसे, तो सेंटीमीटर एक्सेशन होता ही क्या है, AC इक्वल टू v²/r, दिमाग नहीं लगाना, सेंटीमीटर एक्सेशन तो v²/r, v की वैल्यू दे रही है 2t, तो 4t²/r, 4t²/r, 4t², t की वैल्यू 3, 9, r कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 36 समझ। ये तो बहुत लल्लू सवाल है, क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम है। आइए फटाफट इस सवाल उठाई कीजिए। 2 पार्टिकल मूव इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 and r2 such that they maintain a straight line throughout the center, find the ratio of the angular velocity। ये क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, ये क्या है, 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये सेंटर है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल में ट्रेवल कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही लाइन पे ट्रेवल कर रहे हैं, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, ये पार्टिकल A, ये पार्टिकल B। हमसे पूछा इन दोनों के एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, यार जितने टाइम में ये 2 पाई चलेगा उतने टाइम में ये भैया भी 2 पाई चलेगा ना, सोचो सोचो, जितने टाइम में ये 2 पाई चलेगा उतने टाइम में ये भी 2 पाई चलेगा, दोनों के एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। समझो इसको, इसको नहीं आया समझ में, गौरी को नहीं, दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा डायग्राम बनाते हैं, दोबारा समझते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लिए पहले अपन ने, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पर है ए पार्टिकल, और यही पार्टिकल आगे है बी पार्टिकल, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, ठीक है। दे मेंटेन ए स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन मेंटेन करना है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद स्ट्रेट लाइन मेंटेन करने, मान लीजिए इसको पूरे टाइम में लगता है t टाइम, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद अगर ये मान लीजिए यहां पर आ गया, तो ये वाला पार्टिकल भी कहां पर आएगा, यहां पर आना पड़ेगा, यानी कि इसने 1/4 ट्रेवल किया, तो इसने भी 1/4 ट्रेवल किया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी ना, ठीक है। ओके, द रेडियस ऑफ द 2 सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल इन रेशियो 1:2, देन इन ऑर्डर टू हैव द सेम सेंट्रीपिटल एक्सेशन, फिर स्पीड शुड बी, इसमें तो कुछ भी नहीं, सेम सेंट्रीपिटल एक्सेशन होता है, AC इक्वल टू v1 का स्क्वायर अपॉन r1 इक्वल टू v2 का स्क्वायर अपॉन r2, तो v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा r1 अपॉन r2, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू जाएगा √r1 अपॉन r2, ठीक है, तो 1/√2, 1/√2,
1:2 का रेशियो 1, ठीक है। ओके, 2 सवाल और रह गए, ये तो सेम है, छोड़ दो, पता नहीं क्यों बार बार सेम आ जाता है। ए स्टोन टाइड, चलो पढ़ो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा है? कांस्टेंट स्पीड, देखिए कांस्टेंट स्पीड दिखी ना आपको, 80 स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशंस इन 25 सेकंड। अरे वाह, ये मिल गया, तो ओमेगा निकाल सकता हूँ। कितने रिवोल्यूशन कर रहा है वो? 14 रिवोल्यूशन, यानी कि 2 पाई इंटू 14 अपॉन 25 सेकंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने किए ना? 14 रिवोल्यूशन किए। एक रिवोल्यूशन मतलब कितना है? 2 पाई रेडियन। तो 14 रिवोल्यूशन मतलब हो गया 2 पाई इंटू 14 रेडियन। नीचे आता है टाइम। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। याद रखो, डेल्टा टी का क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ने 14 रिवोल्यूशन कर लिए तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन चलेगा, तो 14 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा? 14 इंटू 2 पाई, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 28 पाई अपॉन 25 ओमेगा आ गया, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट लिखना याद रखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन होगा भैया? सेंटीमीटर ही होगा, टेंजेंशियल तो 0 हो गया, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जाएगा AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R या ओमेगा स्क्वायर R। वी ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा वाला लगाओ, ओमेगा स्क्वायर R, यानी 28 पाई अपॉन 25 का स्क्वायर इंटू R कितना है? 0.8 मीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन और देन वी हैव डन टुडे। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आप। फॉर ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, constant angular velocity, the magnitude of the average acceleration over a period of half revolution is times the magnitude of its instantaneous acceleration। बहुत खतरनाक डेफिनेशन, तो पढ़ो। The magnitude of the average acceleration over a period of half a revolution। मैं समझाता हूँ। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हाफ रिवॉल्यूशन में यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक मैं गया तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले तो वो निकालना है। और वो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कितना गुना होगा, ये पूछा। पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। अच्छा, यहां पर मालूम है कि इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी? VJ। यहां पर हमें मालूम है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? -VJ, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन। इसको बोलता हूँ A एवरेज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। नाउ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2V, मैं तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो 6 तो हटा देता हूँ, मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना। ये क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो VJ ऊपर -VJ नीचे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2J। टाइम कितना लगेगा? आप देखो, टाइम जो लगेगा, आधा सर्किल है, आधा सर्किल को ट्रेवल पाई आर, और इसकी स्पीड क्या है? V, तो टाइम लगेगा पाई आर अपॉन V। तो टाइम लगेगा पाई आर अपॉन V। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 2 बाई पाई V स्क्वायर बाई R। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। और अब कौन सा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बचता है? सेंटीमीटर है, टेंजेंशियल तो 0 है। क्यों 0 है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि अल्फा 0 है, अल्फा 0 है तो 80 0 है, 80 0 है तो कांस्टेंट हो गया। तो और ये होता है AC V स्क्वायर बाई R। तो कितना मल्टीपल हो गया? 2 बाई पाई। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, सो दैट्स ब्रिंग्स अस टू द क्लोजर ऑफ दिस सेशन।